मैं रुदा सरलवाल, आप सबका ये स्कूल चलने बड़े के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था सीड, टाइप ऑफ सीड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। पहले तो बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है क्या, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बीज उत्पादन की वैज्ञानिक जो तकनीक है, इसके अंतर्गत जो पहले से गुणन करके तैयार किया गया है आधार बीज, इस आधार बीज का गुणन किया जाएगा। इसके द्वारा किसानों के द्वारा और किसके लिए? किसानों के लिए। ये कह रहा है कि बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक में पहले से तैयार किए गए आधार बीज का गुणन किसानों के द्वारा किसानों के लिए किया जाएगा। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, आधार बीज का जब गुणन किया जाएगा तो आधार बीज के गुणन करने से जिन बीजों की प्राप्ति होगी वो बीज कौन से होंगे? प्रमाणित बीज होंगे। वो बीज कौन से होंगे? प्रमाणित बीज होंगे। सेकंड, जब हम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से नंबर फर्स्ट जो है मुख्य जो बिंदु है जिनका हमें ध्यान में रखना है, उसमें नंबर फर्स्ट जो है वो है बीज का चुनाव। बीज का चुनाव, बीज का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर सेकंड है वो है पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस। नंबर 3 है वो है उन्नत सस्य क्रियाएं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। नंबर 4 गहाई। और नंबर 5 विधायन एवं भंडारण। तो हम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक में इन 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट, बीज का चुनाव। जब हम किसी भी फसल के बीजों का उत्पादन करें तो जब किसी भी फसल के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले बीजों का क्या करना है? चुनाव करना है। तो बीजों का चुनाव करते समय हमें कौन कौन से बिंदुओं को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है? नंबर 1 है वो है इसमें प्रजनक आधार या प्रमाणित बीज का चयन करें। यानी कि हमें फसल उगाने के लिए जिन बीजों का प्रयोग करना है वो या तो प्रजनक होने चाहिए या आधार होने चाहिए या प्रमाणित बीज होने चाहिए। नंबर सेकंड, बीज किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ही खरीदें। यानी कि जो बीज हम परचेज करें वो या तो किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या किसी विश्वविद्यालय से ही हमें परचेज करना है।
यहाँ से कंपटीशन में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है। एक संस्थान है राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने वाला, और उसका नाम है वो है RSSC। काफी बार आता है ये कंपटीशन में। किसानों को सर्वाधिक बीज दिलाने वाली संस्था का नाम क्या है? तो राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक बीज दिलाने वाली संस्था का नाम क्या है? RSSC है। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। और वैसे ये एक और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना नेशनल सीड प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वो की गई थी 28 मार्च 1978। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि RSSC की स्थापना कब की गई थी? तो RSSC की स्थापना की गई थी 28 मार्च 1978 को। तो हमें ऐसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या किसी भी यूनिवर्सिटी से ही बीजों को क्या करना है? परचेज करना है, बीजों को खरीदना है। नंबर 3, बीजों को बीज जनित रोगों एवं कीटों से बचाने हेतु उपचारित करें। ये स्पेशली हमें ध्यान में रखना है कि जब हम फसल के बीजों को बोएं तो सोविंग करने से पूर्व हमें बीज जनित रोग का तात्पर्य होता है कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बीज के माध्यम से एक सीजन से दूसरे सीजन में पहुंच जाते हैं। तो हमें ऐसे रोगों और कीटों से बचाने के लिए क्या करना है? बीजों को पहले उपचारित करना है। अब यहाँ से कंपटीशन में एक और अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है, बीजों को उपचारित करने का सही क्रम क्या है? अगर हमसे पूछ लिया जाए बीजों को उपचारित करने का सही क्रम क्या है, तो बीजों को उपचारित करने का सही क्रम है वो है FIR। यानी कि बीज जब हम उपचारित करें तो बीज उपचारित करने का सही क्रम क्या रहेगा? FIR रहेगा। यहाँ पर अप का मतलब है वो क्या है? फंगीसाइड। यानी कि सबसे पहले बीजों को किससे उपचारित करें? कवकनाशी से उपचारित करें। आई मीन्स है वो है इंसेक्टिसाइड। यानी उसके बाद में बीजों को किससे उपचारित करें? कीटनाशी से उपचारित करें। और एंड में जाकर के बीजों को किससे उपचारित करें? राइजोबियम से उपचारित करें। ये बीजों को उपचारित करने का सही क्रम रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, मान लेते हैं हमारे पास में चने की फसल है और हम चने की फसल के बीजों को उत्पादन कर रहे हैं और इसके बीजों को हमें बुआई से पूर्व उपचारित करना है। हमें दीमक या अन्य किसी भी प्रकार के भूमिगत कीट से भी हमारी फसल को बचाना है। सेकंड, रोग से बचाना है। और थर्ड, ये दलहनी फसल है तो हमें राइजोबियम कल्चर से भी क्या करना पड़ेगा? उपचारित करना पड़ेगा। तो थर्ड, हमें नत्रजन फिक्सेशन के लिए या नत्रजन स्थिरीकरण करने के लिए भी क्या करना है? किसी कल्चर से उपचारित करना है। तो हम कैसे उपचारित करें? सबसे पहले हमें किसी भी कवकजनित रोग से बचाना है। जैसे हम मान लेते हैं चने की फसल में लगने वाला सबसे भयंकर रोग कौन सा है? उगता है, जिसका रोगजनक होता है फ्यूजेरियोसिस परपेथोमरे। ये एक कवक है और कवक जनित रोग से बचाना है तो हम सबसे पहले बीजों को किससे उपचारित कर दिया हमने? जैसे ट्राइकोडर्मा से। तो सबसे पहले हम किससे उपचारित करेंगे? ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे। फिर हमें दीमक या भूमिगत कीट से बचाना है तो दीमक के बचाव हेतु सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली रसायन है, सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला रसायन है वो कौन सा है? क्लोरपाइरिफॉस। तो सेकंड टाइम हम बीजों को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद में किससे उपचारित करेंगे? क्लोरपाइरिफॉस से उपचारित करेंगे। और एंड में जाकर के हम बीजों को किससे उपचारित करेंगे? राइजोबियम से उपचारित करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्राइकोडर्मा से उपचारित किया, ये फंगीसाइड है, सबसे पहले इससे उपचारित किया। उसके बाद में हमने क्लोरपाइरिफॉस से उपचारित किया, ये इंसेक्टिसाइड। और एंड में जाकर के हमने राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया। तो यानी कि बीजों को उपचारित करने का सही क्रम हमारा क्या होगा? FIR। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि बीजों को उपचारित करने का सही क्रम क्या है? FIR है।
उसके बारे में कंपटीशन में एक और अच्छा क्वेश्चन भी आ जाता है। बीजों को उपचारित करने के लिए कौन सी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बीजों को उपचारित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है रोटेटरी डस्टर। ये बीजों को उपचारित करने हेतु उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट बीजों के चुनाव में ही नंबर 4, बीज दर सामान्य फसल की अपेक्षा, बीज दर सामान्य फसल की अपेक्षा 20% कम उपयोग में ले। यानी ये कह रहा है कि जब हम सामान्य फसल बोने के लिए किसी भी फसल की बीज दर जितना हम काम में ले रहे हैं, जब हम उसी फसल को बीज उत्पादन करें तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान हमें बीज दर में कमी कर देनी है। कितने प्रतिशत की? 20% की कमी कर देनी है। और लास्ट जो हमें बात ध्यान में रखनी है कि बीज की थैली बिल, टैग इत्यादि संभाल कर रखें, ताकि जब भी प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा मांग लिया जाए तो हम उसको क्या है प्रस्तुत कर पाए। ये 5 चीजें हैं वो बीजों के चुनाव में हमें स्पेशली ध्यान में रखने का। नंबर 2, आइसोलेशन डिस्टेंस। कहने का मतलब है पृथक्करण दूरी। अब हमारे पास में मान लेते हैं एक फील्ड विशेष है और इस फील्ड विशेष में हम सपोज दैट मक्का की फसल का बीज उत्पादन कर रहे हैं और मक्का की कौन सी वैरायटी की? गंगा फर्स्ट वैरायटी का। अब जब हम इस फील्ड में मक्का की गंगा फर्स्ट वैरायटी का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो इस फील्ड के चारों ओर निश्चित दूरी तक किसी भी दूसरे खेत में मक्की की कोई भी दूसरी किस्म उपस्थित नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मक्का एक परंपरागत फसल है और यदि यहाँ पर सपोज दैट किसी कारण किसी ने यहाँ पर गंगा सेकंड वैरायटी उगा रखी है तो जैसे ही पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो हो सकता है कि गंगा सेकंड वैरायटी के कुछ परागकण है वो कहाँ पहुंच जाए? गंगा फर्स्ट वैरायटी पर पहुंच जाए। और यदि वो गंगा फर्स्ट वैरायटी पर पहुंच गए तो गंगा फर्स्ट वैरायटी है जिस पौधे के ऊपर भी उसके परागकण पहुंचे, जिस पुष्प के ऊपर पहुंचे तो उस पौधे के जो सीड है वो किसके समान हो जाएंगे? गंगा सेकंड के समान। और गंगा फर्स्ट जो वैरायटी है वो आनुवंशिक दृष्टि से शुद्ध नहीं रह पाएगी। तो सेकंड चीज भी हमें पता चलेगी। ये क्या आइसोलेशन डिस्टेंस है वो क्या बनाए रखने के लिए की जाती है? आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए की जाती है। तो इस मक्के की फील्ड की गंगा फर्स्ट किस्म के चारों ओर एक निश्चित दूरी तक हमें दूसरे खेत में कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। और ये जो निश्चित दूरी है वो क्या कहलाती है? आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। अब हमें ये भी पता चलेगा आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है कि किसी भी बीज उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उगाई गई किस्म के चारों ओर उसी फसल की कोई दूसरी किस्म नहीं होनी चाहिए। और ये जो दूरी है ये दूरी क्या कहलाएगी? आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाएगी। और ये भी पता चलेगा किसके लिए हम ये कर रहे हैं? आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल
फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य, फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य, दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है, इसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? पृथक्करण दूरी कहते हैं। तो पता चल गया कि ये जो मक्के की फसल थी, मक्के की बोना फर्स्ट किस्म का विद्युत उत्पादन कर रहे थे, तो इस खेत के चारों ओर हमने किसी भी दूसरे खेत में मक्के की कोई दूसरी किस्म उपस्थित नहीं होनी चाहिए, नहीं उगाई। और ये जो दूरी है, ये आइसोलेशन डिस्टेंस, और किसके लिए? आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। अब किस फसल में कितनी आनुवंशिक पृथक्करण दूरी रखें, ये जो बात है ये डिपेंड करती है कि वो फसल स्वपरागित है या परपरागित है। स्वपरागित जितनी भी फसलें हैं, उन सभी फसलों के अंतर्गत चाहे हम आधार बीज उत्पादन करें, चाहे प्रमाणित बीजों को उत्पादन करें, हमेशा पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाएगी? 3 मीटर रखी जाएगी। परंतु जैसे जैसे फसलों में परपरागण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी पृथक्करण दूरी भी हमें क्या करते रहना है? बढ़ाते रहना है। तो हाईली जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा पृथक्करण दूरी रखी जाएगी। मीडियम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है उनमें स्वपरागित की अपेक्षा ज्यादा, और हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप की अपेक्षा कम पृथक्करण दूरी रखेंगे। तो अलग अलग फसलों में पृथक्करण दूरी अलग अलग है। तो मैं यहाँ डाटा लिख रहा हूँ अभी। कॉलम बना लेते हैं। पहले फसल का नाम और पृथक्करण दूरी, और पृथक्करण दूरी है वो किसके अंतर्गत है? मीटर। आधार बीज उत्पादन करें तो हमें कितने रखेंगे, और सेकेंड जब प्रमाणित बीजों को उत्पादन किया जाए तो कितने रखेंगे। फसल में नंबर फर्स्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, गेहूं, जौ, जई, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। अब देखिए जितने भी फसल है उसके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, गेहूं, जौ, जई, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारी की सारी स्वपरागित फसल है। और स्वपरागित फसलों में हमने पढ़ा कि चाहे आधार बीजों को उत्पादन करे तो भी पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखी जाएगी, और चाहे प्रमाणित बीजों को उत्पादन करे तो भी पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखी जाएगी। उसके बाद में ज्वार, जो कि परपरागित फसल है, और परपरागित फसल है, इसमें आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 200 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 100 मीटर रखी जाएगी। ऐसे ही शंकर बाजरा है, ये भी एक परपरागित फसल है, बाजरा की फसल भी। तो इसमें आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 1000 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 200 मीटर रखी जाएगी। नंबर 4 में बात करूं, ये भी शंकर मक्का की, मक्का भी है, वो भी एक परपरागित फसल है, और इसमें आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 600 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 300 मीटर रखी जाएगी। ऐसे ही संकुल मक्का, यह बात हमने पढ़ ली, मक्का परपरागित फसल है, लेकिन संकुल मक्का के अंतर्गत पृथक्करण दूरी थोड़ी कम रखेंगे। आधार बीज उत्पादन के लिए 400 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 200 मीटर। उसके बाद में कपास की फसल में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 50 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 30 मीटर। टमाटर में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 50 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 25 मीटर। उसके बाद में अरहर में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी ज्वार के समान रहेगी 200 मीटर, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 100 मीटर। जस्ट हाफ करते हैं।
अरंडी में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रहेगी 300 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रहेगी 150 मीटर। और लास्ट चने में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रहेगी 10 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रहेगी 5 मीटर। एक हम हॉर्टिकल्चर की क्रॉप और ले लेते हैं जिसमें पत्ता गोभी, सलजन और चुकंदर, और ये सारी की सारी ऐसी फसलें जो हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। तो इनमें आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 1600 मीटर और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी 1000 मीटर रखी जाएगी। ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड, और हमने बात भी की थी जैसे जैसे क्रॉस पोलिनेशन है वो परसेंटेज में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकी पृथक्करण दूरी भी हमें क्या करते रहना है, बढ़ाते जाना है। तो ये डाटा रहेंगे विभिन्न फसलें और उन फसलों के बीज उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान आधार बीज और प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु रखी जाने वाली पृथक्करण दूरी। अब नंबर 3 है, और नंबर 3 है वो है बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक में जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो है उन्नत सस्यनीय क्रियाएं। उन्नत सस्य क्रिया, उन्नत सस्य क्रियाओं में जो बातें हमें ध्यान में रखनी है वो प्रारंभ में बिल्कुल नॉर्मली से है। जैसे नंबर 1 बुआई से पूर्व सीड ड्रिल, बुआई से पूर्व सीड ड्रिल अच्छी तरह साफ करना। हो सकता है कि हमने वही फसल या कोई अन्य फसल है वो उसी बुआई करने की मशीन से किसी दूसरे खेत में बोई हो तो उसके कुछ बीज है वो सीड ड्रिल के अंतर्गत रह गए हो, और यदि वही बीज हमारी फसल के अंतर्गत बीज उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उग गई तो फिर हमारी फसल की आनुवंशिक शुद्धता रह नहीं पाएगी। तो आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए भी हमें ये जरूरी है कि बुआई से पूर्व जो सीड ड्रिल है, बुआई करने की मशीन है, वो अच्छी तरह से साफ कर ले और ये सुनिश्चित कर ले कि उसी फसल की या किसी दूसरी फसल की कोई भी बीज उसके अंतर्गत उपस्थित न है। नंबर 2 जो हमें जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, यानी कि हमें जो डोज देनी है वो संतुलित मात्रा के अंतर्गत देनी है। संतुलित मात्रा के अंतर्गत उर्वरकों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा उर्वरक है उनकी डेफिशिएंसी होने पर भी कमी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु जब हम आवश्यकता से ज्यादा डाल देते हैं तो भी वो फसल के ऊपर क्या है, बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे जैसे गन्ने की फसल में नत्रजनधारी उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गन्ने की फसल में कौन से कीट का प्रकोप भी बढ़ता जाएगा, पायरिला नामक कीट का प्रकोप भी बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, जब हमने नत्रजनधारी उर्वरकों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में किया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ उतनी ही मात्रा के अंतर्गत उर्वरकों की डोज देनी है जितनी मात्रा में फसल को आवश्यकता है, यानी संतुलित मात्रा के अंतर्गत उर्वरकों का प्रयोग करना है। नंबर 3 फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। अब देखिए क्रिटिकल स्टेज अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होती है। जैसे क्रिटिकल स्टेज फॉर इंसेक्ट मैनेजमेंट, क्रिटिकल स्टेज पॉइंट ऑफ व्यू डिजीज मैनेजमेंट, क्रिटिकल स्टेज पॉइंट ऑफ व्यू इरिगेशन। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू इरिगेशन की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं। तो पहले तो यहाँ एक डेफिनेशन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया, कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया है फसलों में, वो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अब इस सिंचाई
सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्था है क्या? किसी भी फसल में सिंचाई की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण अवस्था जिस अवस्था पर सिंचाई न करने से उस फसल के उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है, और वो अवस्था है वो सिंचाई की दृष्टि से क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्थाएं। और ऐसी सभी अवस्थाओं के अंतर्गत हमें अवश्य क्या करनी है? सिंचाई करनी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नंबर 4, यहां समझने वाली चीज है, ओक टाइप प्लांट होते हैं। अब ये ओक टाइप प्लांट है क्या? जैसे देखिए हमारे पास में एक फील्ड विशेष है, और इस फील्ड विशेष के अंतर्गत हमने सपोज दैट जैसे हम यहाँ गेहूं की फसल का बीज उत्पादन कर रहे हैं। ये हमारे पास में गेहूं की फसल है, और हम इस गेहूं की फसल का क्या कर रहे हैं? बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। और हम जिस किस्म के बीजों को उत्पादन कर रहे हैं वो किस्म है, वो कौन सी है? सोनालिका। यानी हमने फील्ड के अंतर्गत गेहूं की सोनालिका किस्म उगा रखी है, और इस सोनालिका किस्म के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। किसी कारणवश मान लेते इसी फील्ड के अंतर्गत गेहूं की कोई अन्य किस्म का पौधा जैसे यहाँ पर उग गया, और मान लेते हैं ये वेराइटी कौन सी है? लो के फर्स्ट है तो गेहूं की फसल, लेकिन गेहूं की वेराइटी है वो कौन सी होगी? यहाँ पर लो फर्स्ट हो गई। तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान बीज उत्पादित की जाने वाली किस्म में उसी फसल की किसी दूसरी किस्म का पौधा उग जाए तो वो पौधा क्या कहलाएगा? ऑफ टाइप कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? ऑफ टाइप। कहने का मतलब है ये जो लो फर्स्ट किस्म का पौधा है, ये लो फर्स्ट किस्म का पौधा यहाँ पर क्या है? ऑफ टाइप है। यही चीज जब हम पढ़ेंगे खरपतवार वाले चैप्टर के अंतर्गत, तो खरपतवार वाले चैप्टर के अंतर्गत जो ये इस प्रकार के जो पौधे हैं, इस प्रकार के पौधे ये किस प्रकार के खरपतवार कहलाएंगे? रोड्यूविड्स कहलाएंगे। कौन से? अवांछनीय खरपतवार कहलाएंगे, रोड्यूविड्स कहलाएंगे। और ऐसे जो रोड्यूविड्स है इनको उखाड़ कर अलग कर देने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी? रोगिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रोगिंग। तो अब हम यहाँ पर ऑक्टेट के बारे में और रोगिंग दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ऑक्टेट चीज समझ में आ गई होगी कि बीज उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जब उसी फसल की किसी दूसरी किस्म का पौधा, उसी फसल यानी फसल तो यहाँ पर ये भी लो फर्स्ट, ये भी कौन सी फसल है? गेहूं की किस्म है, लेकिन उसी फसल की दूसरी किस्म हम बीज उत्पादन कर रहे हैं कौन सी किस्म का? सोनालिका का, लेकिन यहाँ पर पौधा ये कौन सा है? लो फर्स्ट का है। तो उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाए तो वो पौधा क्या कहलाएगा? ऑफ टाइप कहलाएगा। तो डेफिनेशन जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीज उत्पादन में, बीज उत्पादन प्रक्रिया में जब उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाए तो यह ऑफ टाइप कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे? ऑफ टाइप कहलाता है। तो ये लो फर्स्ट किस्म का पौधा ये क्या हो गया है? ऑफ टाइप। अब देखेंगे अब भी किस कार्य के लिए की जाती है? आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए। कौन सी शुद्धता बनाए रखने के लिए? आनुवंशिक शुद्धता, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं आनुवंशिक शुद्धता के बारे में। तो आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? रोगिंग की जाती है। तो अब मैं यहाँ पर रोगिंग की परिभाषा लिख रहा हूँ। रोगिंग आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीज फसल का मतलब है वो फसल जो हमने बीज उत्पादन के लिए उगाई है। बीज फसल से
दूसरी किस्म के अवांछनीय पौधों को परागण समय से पूर्व निकाल देने की क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। तो काफी बार कंपटीशन में पूछ भी लिया जाता है रोगिंग क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रोगिंग क्रिया का मुख्य उद्देश्य है उस फसल विशेष के क्या बनाए रखना? आनुवंशिक शुद्धता। ये कह रहा है कि आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए बीज फसल से, जो भी फसल हमने बीज उत्पादन के लिए उगाई है, उस फसल से किसी भी दूसरी किस्म की कोई भी अवांछनीय पौधे दिखाई दे, हमें कोई भी रोगी वृक्ष दिखाई दे, तो इन रोगी वृक्ष को क्या कर देना है? हमें परागण के समय से पूर्व, यानी कि पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होने से पूर्व क्या कर देना है? खेत से निकाल देना। और ये निकाल देने की क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। तो 19वीं क्रियाओं के अंतर्गत हमें ये 4 बिंदु मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, थ्रेशिंग। बीजोत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जब हम बीज उत्पादन के लिए उगाई गई फसल की थ्रेशिंग करें, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि एक तो खलिहान है वो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, थ्रेशिंग मशीन को भी पहले से फसल निकालने से पूर्व अच्छी तरह से क्या कर लेना है? साफ कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें किसी दूसरी फसल की या उसी फसल की किसी दूसरी किस्म के बीज उसके अंतर्गत पहले से उपस्थित हो। तो हमें थ्रेशिंग मशीन को अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। और नंबर 5 जो है वह विधायन एवं भंडारण। तो फसल की थ्रेशिंग करने के बाद में हमें बीजों को उपयुक्त नमी स्तर तक सुखाना है। जैसा हम पहले इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। बीजों को क्या कर लेना है? सुखा लेना है भंडारण से पूर्व। सेकेंड जो चीज इसके अंतर्गत भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो क्या करना है? बीजों की ग्रेडिंग कर देनी है। यानी हो सकता है उन बीजों में से जो फसल हमने निकाली उनमें से कुछ बीज है वो ऐसे हो जो सिकुड़ी भी हो या थोड़े कटे फटे हो या किसी रोग से ग्रसित हो, तो हमें ऐसे बीजों को क्या कर देना है? अलग कर देना है और बिल्कुल स्वस्थ बीजों को अलग कर देना। और उसके बाद में एंड में जाकर के भंडार गृह के अंतर्गत उसे अच्छी परिस्थितियों के अंतर्गत भंडारित कर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।